आपको किन लोगों को अपना दोस्त बनाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है किन लोगों को आपको अपना दोस्त नहीं बनाना। 1,000 नए लड़के लॉन्च हुए होंगे, 1,000 नई लड़कियां लॉन्च हुई होंगी, वही उस दौर में भी हुआ होगा, लेकिन यही खड़े रहे। उसकी क्या वजह है? क्या हाल है सभी की। आपका भाई वापस आ गया एक और सेलिब्रिटी इंटरव्यू लेकर। तो आप सभी का स्वागत है अभिजीत सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में। तो यस, आज इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपने इन्हें बहुत सारे अनगिनत फिल्मों में, सीरियल्स में देखे होंगे। तो यस, आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। उनका नाम है गिरीश सहदेव। ये जब भी स्क्रीन में आते हैं एक जोरदार प्रेजेंस छोड़ के चले जाते हैं। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, पूरा इंटरव्यू देखना और कुछ सीख के जाना। इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पाने को रहेगा इस इंटरव्यू से। तो चलो शुरू करते हैं। Hi, sir. हेलो ब्रदर। Girish, sir, thank you so much for joining, sir. अरे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आई एम सो सॉरी, आई वाज बिजी विद माय लॉट ऑफ शूटिंग्स एंड अदर स्टफ एंड अदर कमिटमेंट्स। So so finally we are here, and today I Yes, packed sir. up early. I thought that Yes, sir. Our it would be works always come first, sir. So it's totally okay, sir. हम सब ने आपको बहुत फिल्मों में देखा है। हम सब ने आपने बहुत लोगों को एंटरटेन किया है, सर। लेकिन आपके लाइफ जर्नी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। और आपने आज एक बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंस बनाया है इंडस्ट्री में। सर, तो आप स्टार्टिंग का बताइए, आपने फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री कैसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए, सर। 95 में मैंने दिल्ली में काम करना शुरू किया। थोड़ा थिएटर, थोड़ा टीवी, थोड़ा सीपीसी, दूरदर्शन। उन दिनों में दूरदर्शन के लिए बहुत काम होता था। और 1-2 साल काम करने में मुझे वहां पे लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा बोलने शुरू कर दिया कि आप बॉम्बे जाइए, आप यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू डोंट वेस्ट योर टैलेंट हेयर इन दिल्ली। कोई रास्ता नहीं था, बट पता नहीं, शायद उन लोगों के कहने में कुछ असर था, ऐसा कोई प्रभाव था। मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ, और मैं इस तरफ रुख किया बॉम्बे का, और यहाँ पहुंचा। और इस तरीके से फिर यहाँ आके थोड़ा थिएटर, थोड़ा टीवी, थोड़ा फिल्म्स, एड्स, जो भी मिला अ, उस चीज को करते करता चला गया। और जो काम मुझे मिला वो छोटा है, बड़ा है, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस को मैंने अपनी प्रेजेंस से और ज्यादा इम्पोर्टेंस बनाते हुए और ईमानदारी से अपने काम को करते हुए आगे बढ़ा। तो आज आपके सामने जो भी है, गिरीश सहदेव बैठा हुआ है। यस सर। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, बहुत एस्पायरिंग एक्टर्स है जो एक्टर बनने आते हैं बॉम्बे। और मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए अभी तक, और सभी का एक कॉमन चीज है, थिएटर। उन सभी ने थिएटर किया, आपने भी थिएटर का जिक्र किया है, सर। सर, क्या एक एक्टर को बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए थिएटर का योगदान बहुत जरूरी है, कि आपको थिएटर करना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि सोने को खरा बनना है अगर, तो लोहे में तपना होता है। वो बारीकियां, वो जो प्रोसेस है एक्टिंग का, जो थिएटर से सीखने को ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाकी प्रोसेस खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन थिएटर का क्योंकि कांटेक्ट आपका ऑडियंस से होता है, इमीडिएट आपका रिस्पांस ऑडियंस से मिलता है। और वहां पे चूक करना, चूकना या भूलना, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो राइट। चूंकि वो इतना ज्यादा कमिटमेंट वाला मीडियम है कि वो आपको इतना पक्का बना देता है, इतना इतना मजबूत बना देता है कि ये वाली सिचुएशंस फिर आपको उतनी भारी नहीं लगती। तो बेसिक एक होता है ना कि आदमी इतना पक्का हो जाता है उसमें। कहते हैं कि ट्रेनिंग में पसीना बहा लो तो बॉर्डर पे खून नहीं बहाना पड़ता। राइट। तो वो पसीना अगर वहां बहा ले आदमी, तो फिर आगे की चीजें आसान, यहाँ पे फिर अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। और इसको समझना इजी हो जाता है। इस प्रोसेस को कैसे आप अपने थ्रू कन्वे करेंगे, वो समझना जो है, वो थिएटर उसमें बहुत हेल्प करता बट सर, आप जब स्क्रीन शेयर करते हो कोई भी थिएटर आर्टिस्ट के साथ, जैसे सपोजली आपने शाहरुख खान के साथ किया, हिज हिज फ्रॉम थिएटर,
एंड उसके अलावा आप जब अक्षय कुमार के साथ करते हो, ही इज नॉट फ्रॉम थिएटर, तो डिफरेंस क्या आप फील करते हो दोनों के बीच में, थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम करने में और एक नॉन थिएटर बैकग्राउंड के साथ काम करने में? कमिटमेंट के मामले में दोनों का 1000% दिखा मुझे। हाँ, सिर्फ ये होता है कि अप्रोच का कहीं फर्क आ जाता है। जो कमर्शियल सिनेमा कर रहा है वो अंदर से जानता है कि मैं कमर्शियल सिनेमा कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा करना बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है। वहां की पैरामीटर्स, वहां के मानदंड, वहां के मापदंड अलग होते हैं। लेकिन जज्बा दोनों में था। आपने जो दो नाम लिए, दोनों में जज्बा बराबर था। लेकिन पर्सपेक्शन, मतलब उनकी रीच शायद अलग अलग हो सकती है। शायद एक एक्टर की ये रीच ज्यादा हो सकती है कि मैं सीन के लिए अपना जो जुनून है उसको इस्तेमाल करूं, और शायद किसी एक एक्टर की ऐसी हो सकती है कि ये फिल्म बनने के बाद जब इसकी कमर्शियल सक्सेस हो तो मेरा जुनून जो है, मेरी वहां पे चैनलाइज हो कि फिल्म और अच्छा और कैसे करें। शायद ये फर्क हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे इन दोनों का अगर आप बात करें तो, क्योंकि कमी नहीं दिखी। ऐसा नहीं लगा कि जिस जो थिएटर नहीं कर रहा है वो उसमें कोई कमी है, या जो थिएटर कर रहा है वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं है। कमिटमेंट जो है, आदमी को कमिटमेंट ड्रिवन एक्टर जो होता है ना, वो अपनी चीजों को लेके क्लियर होता है। राइट 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 राइट। यू हैव वर्कड इन बोथ, टेलीविजन हो गया और फिल्म्स हो गया सर। सर दोनों में क्या चैलेंजेस, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस हो गया या अप्रोच हो गया एक्टिंग को लेकर, दोनों मीडियम में क्या आपको डिफरेंस लगता है? जिस चीज में बाउंड स्क्रिप्ट आपके हाथ में नहीं है, और जिस मीडियम में बाउंड स्क्रिप्ट आपके हाथ में है, उसमें हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहेगा। दोनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं। बाउंड स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है और मैंने 2 महीने की शूटिंग प्लान की, और मैं फ्लोर पे उतरा और मैंने फिल्म कंप्लीट कर दी। लेकिन एक ऐसा मीडियम है जहां रात तक पता नहीं होता है कि कल क्या शूट करना है, और उसमें अपना बेस्ट देना है, और उन पैरामीटर्स पे आपको तो टीआरपी का भी ध्यान रखना है। सो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज अबाउट द बाउंड स्क्रिप्ट, सर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए जिनको पता नहीं। बाउंड स्क्रिप्ट का मतलब, जैसे हमारे हाथ में स्क्रिप्ट है, हमें कहानी पता है कि हम ये मतलब जैसे मैं बता देता हूं आपको कि आपके घर में शादी है, लेकिन आपको शादी से एक रात पहले तक यही नहीं पता है कि दूल्हा कौन होगा, दुल्हन कौन होगी। ऐसी ऐसी शादी हो सकती है कभी? नहीं। कि हाँ, नहीं, मैं मिठाई वाले को भी बुला देता हूँ, मैं डेकोरेशन भी करा देता हूँ, लड़का लड़की सुबह देखेंगे कौन आ रहा है। ऐसा नहीं होता। पहले लड़का और लड़की डिसाइड होते हैं, फिर उनके हिसाब से चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कई बार, कि आपको ये पता नहीं है कि कल क्या सीन होगा, कैसे होगा, और कल सुबह पता लगने वाला है कि भाई दूल्हा ये होगा। उस सिचुएशन में जहां आपको ये पता ही नहीं है कि कल क्या सीन होने वाला है, या हम 3 एपिसोड बाद क्या करने वाले हैं, क्या पीछे से हमें इंस्ट्रक्शन आने वाली है कि नहीं इस ट्रैक पे काम करो, इस ट्रैक पे काम करो, इस ट्रैक पे काम करो, उस तरह के माहौल में आप अपना बेस्ट देते हो, ऑडियंस को सेटिस्फाई करते हो। और बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस है। जैसे कि मैं इस वक्त जो शो कर रहा हूं उसके लिए मुझे बंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे आके रहना पड़ रहा है जहाँ पे शायद सुख सुविधाएं उतनी नहीं है। यहाँ मैंने पूरा अपना, देखा जाए तो, एक घर बसा लिया है। मेरी श्रीमती जी की फोटोज हैं, मैं हूँ साथ में। हम उन्होंने भी अपना योगदान दिया, वो यहाँ आके रह रही हैं मेरे साथ, अपना बच्चों को छोड़ के यहाँ पे, कि मुझे किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं ये पर्दे के पीछे के होते हैं। ये ऑडियंस को इससे मतलब नहीं है कि आपका सीन अच्छा है, आप बीमार थे या खुश थे या नहीं थे, आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था, आप ट्रैवलिंग करके आए थे। नो, फाइनल रिजल्ट हैज टू बी परफेक्ट। वो दोनों मीडियम्स में लागू होता है। दोनों के अलग अलग तरीके के चैलेंजेस। फर्क आपने पूछा, वो मैंने बताया। यस सर। सर एक बात बताइए सर, एक एक्टर के माइंड का स्टेटस क्या होता है बिफोर द कैमरा रोल और ड्यूरिंग द कैमरा रोल? आप क्या प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन कैसा चलता है, और आपका एक दिमागी हालत क्या रहता है कि आप स्क्रिप्ट जब पढ़ते हो और आपको पता है कि आप जाके परफॉर्म करना है? हम लोग तो आप लोग को देखते हैं कि कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, बट वहां पे बहुत लोग होते हैं, उस वक्त का सिचुएशन क्या होता है, माइंड स्टेटस क्या होता है सर? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा हनुमान चालीसा का। आई थिंक 100 में से 99 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, या राम जी का कुछ या किसी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट हम करते हैं, श्री राम ध्यान में है, एकदम सामने दिख रहे हैं हनुमान जी, और
और 10-15 सेकंड बाद फिर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, वो फिर ध्यान खींच के लाना पड़ता है, फिर चला जाता है, फिर खींच के लाना पड़ता है, फिर होता है कि हाँ हनुमान चालीसा, एंड के 10 सेकंड में फिर याद आते हैं हनुमान जी, अरे मैं उनका पढ़ रहा हूँ। शायद ऐसा बाकियों के साथ भी होता हो, मेरी बहुत स्ट्रगल चलती है अपने आप से। तो एक्शन से पहले एक्टर अपनी हिस्ट्री को लेके, उसको लेके चल रहा होता है, और पूरा अपना माइंड एक तरफ होता है उसका। लेकिन एक्शन के बाद बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। मान लीजिए कोई लाइट हिल गई तो कैमरामैन बोलेगा कट, अरे क्या लाइट तूने हिला दी वहां से, ऐसे कर वैसे कर, है ना। फिर कुछ करने लगे तो फिर शायद कट हो जाए कि ट्रॉली ठीक से नहीं चली, या कुछ और। क्योंकि सिर्फ सीन में एक चीज नहीं है, वो 150 लोगों की मिलीजुली मेहनत का, सिंक्रोनाइज्ड मेहनत का नतीजा होता है। उसमें से एक भी डिपार्टमेंट का कुछ गलत हुआ तो वो कट हो जाएगा। उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बीच में रह के उस चीज को मेंटेन रखना, हनुमान जी को राग याद रखना, बोला फिर रुक गया, बोला फिर रुक गया, तो कैरेक्टर का वो जो है वो मैजिक है, उसको कैरी करना। एक दिमाग है, वो डायलॉग भी याद कर रहा है, वो लाइटिंग भी हैंडल कर रहा है, वो ये भी देख रहा है कि मैं ज्यादा ना भूल जाऊं, वो ये भी देख रहा है कि मेरा ओएस है तो मैं, मतलब मेरा शोल्डर इधर हो गया तो मैं शॉट से बाहर ना हो जाऊं। वो सब चीजें, इमोशंस भी देखने हैं, चिल्ला नहीं सकते हो नहीं सकते, दूसरे एक्टर की लाइन पे रिएक्ट भी करना है। सो इट इज अ मल्टीटास्क, जिसके लिए बहुत ज्यादा फर्म और दिमागी तौर पे बहुत संतुलित होना जरूरी होता हाँ सो सर, आपने बहुत अब तक बहुत फिल्में की है सर, अब तक का सबसे सिक्योर एक्टर कौन लगा है आपको, और जिनके सेट पे रहने को मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट बहुत ही सिक्योर है? है। ये सवाल मुझे, सिक्योर मतलब देखिए, सिक्योर होना या इनसिक्योरिटी होना ये गलत नहीं है, पर वो होनी प्रोडक्टिव चाहिए, है ना। इनसिक्योर अगर मैं इस बात को लेकर हूं कि अरे यार मेरा सीन अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं ये लाइन ऐसे बोलूं अगर, है ना, मतलब मेरी भूख जो है अगर काम को लेके है, और मैं, वो भूख ये है कि मेरा सीन अच्छा हो, तो उनसे इनसिक्योरिटी को मैं बुरा नहीं मानता। और सिक्योर जैसा मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं अभी तक, किसी एक्टर में नहीं दिखा। हर एक्टर के अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक हंगर होती है, एक भूख होता है, और बेटर करना है, और अच्छा करना है। हर किसी के एस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी में ये हो सकता है कि मैं और बढ़िया दिखूं, किसी का ये हो सकता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं, किसी का ये हो सकता है कि यार ये वाला सीन एडिट में ऐसा निकल के आए। जैसे कई स्टार्स ऐसे हैं जो खुद डायरेक्टर भी हैं, जिसमें आई सैल्यूट मिस्टर अजय देवगन, जो डायरेक्ट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एंड ही मार्केट्स द फिल्म, ही राइट्स द फिल्म, ही इज इन्वॉल्व इन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और उसमें एक्टिंग भी करनी है। तो वो आपका कौन सा जॉनर है, आप किस में क्योंकि सिक्योर फील करोगे तो आप, मुझे लगता है कि फिर उसके आगे क्या, इनसिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं आपको लेके चलती है ना आगे, आपके अंदर वो जो डर है हल्का सा, कि कैसा होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा करने की भूख, उस दिशा में अगर इनसिक्योरिटी चलेगी तो वो ज्यादा कारगर साबित होगी। या सर, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं सर। सो व्हाट आर योर थॉट ऑन द रिसेंट स्टेट ऑफ द एंटरटेनमेंट स्टेटस, जो आजकल क्या हो गया, आजकल कंटेंट जो हो गया सर बहुत रिपीटेटिव हो गया सर। बहुत रिपीट आप देख रहे हो, ये कंटेंट देख रहे हो तो आपको लगता है ये कहीं तो देखा हुआ है ये, और नहीं तो यार बहुत रीमेक बनने लगी है। तो आपको क्या लगता है सर, आजकल स्क्रिप्ट की कमी हो गई है इंडस्ट्री में, या फिर कोई और रीजन हो सकता है कि अच्छा कंटेंट नहीं आ रही है? 1940 से फिल्में जो हैं हम देख रहे हैं, मतलब उससे पहले भी देख रहे हैं, बट 1940 से जो ग्रोथ है फिल्मों की, तो साउथ का रीमेक्स तब से बन रही है। लेकिन चूंकि अब हमारा एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए हैं कि हमें छोटी छोटी बात भी पता चल जाती है। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता था। साउथ की, दिलीप साहब की कितनी फिल्में हैं, अगर 100 फिल्में हैं तो 100 में से 25 ऐसी फिल्में होंगी जो साउथ का रीमेक है। अमित जी की कितनी फिल्में, यहाँ की फिल्में वहां बनती हैं, ऐसी बहुत फिल्में हैं। लेकिन रीमेक का चलन शुरू से रहा है, ये अभी नहीं आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिपीटेटिव जो आप बोल रहे हैं ना, रिपीटेटिव क्या है कि आदमी के इमोशंस वही है, रस नौ ही है, उसके है ना, यूनिवर्सल इमोशंस है, उनके आसपास रह के ही फिल्म बनानी पड़ती है। लेकिन सिर्फ उसको ट्रीट करने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मैंने एक फिल्म देखी, गदर।
सनी साहब की। या और मैंने एक फिल्म देखी शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। वो दोनों फिल्में सेम है, लेकिन गदर जो है उसका एग्रेसिव वर्जन है, और शहीद मोहब्बत बूटा सिंह उसका इमोशनल वर्जन है ना। तो आपका टेक क्या है? आप किस वॉर बैकग्राउंड पे भी लोग लव स्टोरी बनाते हैं, और लव बैकग्राउंड पे, फैमिली बैकग्राउंड पे भी सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं। तो इट इज ऑल दैट कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, उस तरीके पे काम होना चाहिए। इमोशंस तो वही रहने वाले हैं जब तक हम जिंदा है, जब तक हम इस धरती। Right. Sir, we are coming to an end, sir. Sir, before ending, sir, जो aspiring actors है, जो जिनको एक्टिंग करना है, जिसको इंडस्ट्री में जाना है, तो उनको शुरुआत कैसे करना है सर, बॉम्बे में आके? तो इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर। अब तो मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे आना भी जरूरी नहीं है, घर से बैठे वर्चुअली आप इधर उधर ऑडिशंस भेज सकते हो। अ, वही है, जो कास्टिंग एजेंसीज हैं उनको अप्रोच करें, अच्छा कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी जितनी कुव्वत है, कोई अच्छा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकता है वो करे। सबसे जरूरी है आपको किन लोगों को अपना दोस्त बनाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है किन लोगों को आपको अपना दोस्त नहीं बनाना। राइट। क्योंकि नेगेटिविटी से बच के रहना है, अपने आप को उन एलिमेंट से दूर रखना है जो आपको डैमेज कर सकते हैं। और ये अ, ऐसा है जैसे बहुत सारे खारी, बहुत ज्यादा नमकीन पानी, खारे पानी के नीचे एक छोटा सा मोती दबा हुआ है, और उसको लेकर आना, और आपको शार्क्स भी मिलेंगी, मगरमच्छ भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, उनको चैलेंजेस करना है। तो उस तरह की फील्ड है ये, प्लस उस तरह का शहर है ये राइट। बम्बई। आपको बिगड़ना है तो एक सेकंड में लोग बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। आपको गलत चीजों में पड़ना है, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले, सही मार्गदर्शन करने वाले, वो आपके अपने ही होते हैं। अपनों की सुन के चले, और सही दिशा में आप अपनी सिक्स सेंस हमेशा ऑन करके चलें कि ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है, ये आदमी सही लग रहा है। अपने दिल की आवाज सुन के चले, हमेशा कुदरत आपका साथ देगी। सर बट इंडस्ट्री में इतना टाइम क्यों लग जाता है सर, आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए, अगर आप नॉन फिल्मी ग्राउंड से हो तो ऐसा क्यों होता है सर? ये देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, सर मैंने ऐसे ही। नवाज सर मैंने नवाजुद्दीन सर के साथ बात किया था, और नवाजुद्दीन सर ने बोला कि मेरे को तो बहुत टाइम लगा था, और आजकल, लेकिन आजकल क्या है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है, लोग के पास ज्यादा मीडियम हो गया है, ये उन्होंने बताया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सर, उन्होंने बोला कि टाइम लग जाता है, अगर आप नॉन फिल्मी ग्राउंड से हो, आपको कांटेक्ट बनाने में टाइम लग जाता है, आपको इंडस्ट्री में जाते जाते आपको एक जनरेशन चला जाता है आपका, ये उन्होंने बताया था। बट आपका क्या टेक है इस पे सर? ये देखिए, ये इस तरीके का है, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, कि एक आदमी को एक कमरे का मकान बनाने में उसकी जिंदगी चली गई, और एक आदमी पैदा ही उस घर में हुआ जिसमें 16 कमरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों किसी भी लिहाज में कम है। अब जो आदमी पैदा ही 16 कमरे में हुआ है, उस पर यह प्रेशर होगा कि भाई अब उसको वहां से आगे जाना है। राइट। अगर 16 का 15वां कमरा भी हो गया, 15 भी हो गए, लोग बोलेंगे अरे क्या बर्बाद कर दिया माँ बाप की जायदाद, है ना। तो उसको ये है कि भाई अब मुझे 16 के 32 करने हैं। लेकिन जो आदमी शायद सड़क पे नींबू मिर्ची बेच के घर पेट चलाता हो, और अगर वो रेस्टोरेंट भी खोल ले, तो वो उसके लिए ग्रोथ है। तो ये तो हम में सोचना है कि हम कल क्या थे और आज हमने क्या ग्रो किया। हाँ, हमारी फील्ड में एक एक डेस्टिनी फैक्टर, एक लक फैक्टर भी चलता है। उस लक फैक्टर के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है किसी को जो चीज 30 साल में मिली, किसी को 1 साल में मिल जाए, उस पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन जब तक आप प्रूव नहीं करते हो, जब तक अपना लोहा नहीं बनता, तब तक आपको वो वही लोहा मनवाने, अपना प्रूव करने वाली, एक बार प्रूव हो गया तो फिर आपको लोग रिपीट करते रहते हैं। आप उस और बेटर स्क्रिप्ट्स आती हैं आपके पास। तो ये जद्दोजहद है, ये हर किसी को फेस करनी पड़ती मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और मेहनत लगा रहता है लाइफ भर, आप अगर इंडस्ट्री में है। घुस भी बिल्कुल, जाओ तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और कोई चॉइस नहीं है। और तो ऐसे। और यस। कोई चॉइस नहीं है। जो आदमी पहली फिल्म में लॉन्च हो रहा है, 100 करोड़ रुपए लग रहा है उस पे, उसकी मेहनत भी उसी हिसाब से है, उसका प्रेशर भी उसी हिसाब से है। और जो आदमी आज लैंड हुआ है और सीरियल में छोटे रील्स रोल से थिएटर से शुरू कर रहा है, उस पर भी प्रेशर है।
प्रेशर सब पे है, ऐसा नहीं। सर आजकल नेपोटिज्म का भी बहुत टॉपिक चलता है, और लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म बहुत एग्जिस्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो काफी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको। ऐसे भी लोग हैं, तो नेपोटिज्म का तो टॉपिक इसमें आता ही नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप चल लोगे इंडस्ट्री में, और लक भी मैटर करता है इन सब चीजों के साथ। देखिए मैं तब से शुरुआत करता हूँ, चलो मैं 1960s से फिल्मों को फॉलो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और मुझे ऑलमोस्ट हर फिल्म के बारे में पता है। तो मैं अगर देखूं तो अगर इन 60 सालों को मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं, पहले 30 साल और बाद के 30 साल, तो पहले 30 साल में वही 10 स्टार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, है ना। उसके बाद एक दौर आया जहां पे सलमान खान, शाहरुख खान, ये एक आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। 30 साल वो लोग रहे, 30 साल ये रहे। अब लेकिन इस 30 सालों में कम से कम 1,000 नए लड़के लॉन्च हुए होंगे, 1,000 नई लड़कियां लॉन्च हुई होंगी। वही उस दौर में भी हुआ होगा, लेकिन यही खड़े रहे। उसकी क्या वजह? और इसमें से कितने लोग हैं जो स्टार के बच्चे नहीं? पहले वाले तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं। तो ये कहां से सही है? ये सही नहीं है। हाँ, उनको प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि अब जो आदमी पैदा ही किसी फिल्मी उसके घर में हुआ है, तो अमूमन अब उसके चाचा, नाना, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, अब वो कहाँ कोई बाहर जाके ढूंढेगा? राइट। वो उसी बच्चे, लेकिन उस बच्चे में अगर दम नहीं है तो फाइनल जज इज ऑडियंस। ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। आप 1,000 करोड़ की पिक्चर बना लो उसके साथ, अगर उसमें टैलेंट नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म का फर्क है। वो प्लेटफॉर्म उसको क्यों मिला? वो उस घर में पैदा हो, उस घर में पैदा होकर उसको तैयारी कराई गई और उसको लेकर फिल्म लेकर आए। लेकिन उसके आगे क्या, ये उसकी उस वो क्या कहना चाहिए मुझे कि मतलब उस घर में पैदा होने का फायदा है ना, उसको मिला, लेकिन उसके आगे क्या? मतलब ये वही बात हो गया सर। कोई एक एक्टर सन है, सपोज सपोज मैं रणबीर कपूर का एग्जांपल लेता हूँ सर। रणबीर बचपन से वो ग्राउंड देख रहा है, वो फिल्मी ग्राउंड देख रहा है, तो उसको पता है कि सब कुछ कैसे चलता है। तो वो नॉलेज उसको बचपन से मिल रहा है। और एक न्यू कमर अगर जा रहा है तो उसको वो चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत से करना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखिए हमारी इंडस्ट्री में वायबिलिटी चलती है, कौन वायबल है। एक बाहर से आया हुआ लड़का अगर एक पिक्चर में सुपर हिट हो जाता है तो वो वायबल हो जाता है। अब देखिए ना, अभी की जो भी ब्रीड है उसमें स्टार सन्स कहाँ हैं? राइट, राइट। अभी अभी इस वक्त जो काम कर रहे हैं, कौन? आयुष्मान खुराना, कौन अपार शक्ति खुराना, कौन आपका कार्तिक आर्यन, आपका राजकुमार यादव। आप मुझे बताइए, ये लोग अपनी मेहनत से अपने प्रूव करके आए हैं, या अपना लोहा मनवाया है और अपनी एक जगह बनाई है। इस शहर में अपनी जगह बनाना मतलब आसान नहीं है। और ये कहाँ लागू होता है? हाँ, लेकिन डेस्टिनी है, टाइमिंग है, हर किसी को स्क्रिप्ट मिलनी उस तरह की, वो हमारे हाथ में नहीं। कोशिश करते रहना जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए कोशिश। उसके बाद जो लिखा है ऊपर वाले ने वो आप तक पहुंचेगा। शिद्दत से उसको चाहिए, चाहिए तो जरूर। वो शाहरुख खान वाली लाइन वो बिल्कुल करेक्ट है, वो ओम शांति ओम, बिल्कुल सही, आई बिलीव इन दैट। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। ओके सर, थैंक यू सो मच गिरीश सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। आपने बहुत नॉलेज दिया और बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, जो न्यू कमर्स है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। बड़ा थैंक नाइस इंटरव्यू, और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज किए। गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स।